हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं थोड़ा करंट के मुद्दे पर। देखिए, आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं, देखिए मैं पटवारी की बात करूं या लेखपाल की बात की जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसके साथ साथ लेखपाल के साथ साथ एसआई का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट गार्ड है, बंदी रक्षक है और कांस्टेबल के एग्ज़ाम है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम है और उम्मीद है कि अब इन एग्ज़ाम में क्या होगी, पारदर्शिता आएगी। जिस प्रकार की खबरें आजकल चल रही है उससे कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो एकदम पॉजिटिव वे में तैयारी कीजिए और इन एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। साथ ही साथ देखिए, वीपीडीओ का भी क्या होता है, ये इसमें कहना कुछ भी उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी होता है देखिए, अगर पेपर रद्द होता है तो एक मौका आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, नहीं होता है तो अन्य एग्ज़ाम आपके पास हैं ही। तो इसलिए मन लगा के अच्छे से पढ़िए। और अब आ जाते हैं हम अपनी इस टेस्ट सीरीज में। और ये टेस्ट सीरीज जो हमारी रिलेटेड है, ये करंट अफेयर्स प्लस उत्तराखंड और विविध प्रश्न आपको यहाँ पर मैं करवाऊँगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सुझाव दें कि किस प्रकार की आपको टेस्ट सीरीज लगी है। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे जुकासू प्रोजेक्ट। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे डिटेल में इतनी जानकारियाँ नहीं लिखूंगा, समय का थोड़ा अभाव रहता है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे बताऊँगा शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख देना है और ज़्यादा कहानी आपको डिटेल में नहीं लिखनी है वहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, जुकासू प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। देखिए, बस्ती और मोहल्लों में जो गंदा पानी होता है, सीवर का जो गंदा पानी होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, नदियों में चले जाता है। जिसके कारण क्या हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही है, नदियों में क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। तो पेयजल विभाग ने क्या किया, नमामि गंगा के तहत एक तकनीक लेके आया, जुकासू तकनीक या जुकासू प्रोजेक्ट। और ये किस देश की तकनीक है, जापान देश की तकनीक है। तो जापान देश की तकनीक है। और इसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी राजभवन में ट्रायल के तौर पे लगाया गया था। कहाँ, राजभवन में लगाया गया था और वो कामयाब हो गया है, सफल हो गया है। अब आने वाले समय में क्या होगा, उत्तराखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। फिलहाल अभी रिस्पन्ना नदी पर इस प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। तो हाल ही का प्रश्न है, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। तो जुकासू प्रोजेक्ट या जुकासू तकनीक किसकी है, जापान की है। और क्या है इसके अंतर्गत, नमामि गंगा के तहत जो पेयजल विभाग है, ये क्या करेगा, इस तकनीक का प्रयोग करेगा, जिससे क्या होगा, गंदा पानी डायरेक्ट नदियों में नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, सुसवा नदी। देखिए, सुसवा नदी आजकल हाल ही में चर्चाओं में रही है, और इसलिए चर्चाओं में रही है क्योंकि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी बन गई है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था 2-4 दिन पहले, हफ्ते भर की बात है। तो सुसवा नदी को राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदी बताया गया है, क्योंकि इसमें बीओडी का स्तर कितना है, 37 है। बीओडी का अर्थ क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी के आधार पर यह मापा जाता है कि पानी की गुणवत्ता कितनी खराब है। तो पानी की गुणवत्ता कितनी खराब है, ये किसके आधार पर मापा जाता है, बीओडी के आधार पर मापा जाता है। तो जल में बीओडी की मात्रा जितनी अधिक होगी, पानी उतना ही प्रदूषित माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें हम तो बीओडी क्या है, एक संकेतक है जैविक प्रदूषण का, या एक सूचकांक कह लीजिए आप, जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि पानी कितना प्रदूषित है। तो सुसवा नदी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको सीधे लिखना है राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदी, क्योंकि इसमें बीओडी का स्तर कितना है, 37। और बीओडी की फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बीओडी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो पानी की गुणवत्ता हमें पता चलती है किससे, बीओडी से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बोरारो घाटी। ठीक है, बोरारो घाटी कहाँ है, कई बार चर्चाओं में रहती है। देखिए, बोरारो घाटी कहाँ है, सोमेश्वर में है। कहाँ, और सोमेश्वर कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के सोमेश्वर में क्या है, एक आश्रम है। कौन सा आश्रम है, चनोदा आश्रम। 1937 में आश्रम बना था शांतिलाल द्विवेदी जी के द्वारा। थोड़ा सा डिटेल में हम इसको देखते हैं। वर्ष 1929 की बात है, जब गांधी जी क्या थे, कहाँ आए थे, यहाँ इस चनोदा आश्रम में रुके थे, चनोदा नामक स्थान में रुके थे। और इनके साथ एक इनके मित्र आए थे, शांतिलाल त्रिवेदी जी। ये उत्तराखंड के नहीं है, ठीक है, ये इनके साथ आए थे शांतिलाल द्विवेदी जी, सॉरी, ठीक है, शांतिलाल द्विवेदी जी। तो गांधी जी ने कहा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक आश्रम बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर एक आश्रम बनाते हैं वर्ष 1937 में। तो शांतिलाल द्विवेदी जी के द्वारा 1937 में चनोदा गांधी आश्रम की स्थापना की जाती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफ़ी चर्चाओं में रहा था ये आंदोलन। और यहाँ पर जो अल्मोड़ा के, ठीक है, बोरारो घाटी का सीधे सीधे अल्मोड़ा प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि जो चनोदा का गांधी आश्रम है किस घाटी में स्थित है, तो बोरारी घाटी में या बोरारो क्षेत्र में स्थित है। तो वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ आंदोलन चल रहा था, तो अल्मोड़ा के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि जब तक इस क्षेत्र में ये आश्रम है, तब तक यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का चलना मुश्किल रहेगा, थोड़ा दिक्कत रहेगी यहाँ पर। इसलिए क्या होता है, 2 सितंबर 1942,
ध्यान रखेंगे इस तिथि को भी आप। 2 सितंबर 1942 को अंग्रेजों ने इस गांधी आश्रम में ताला लगा दिया और इस पे 35,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया था। तो ध्यान रखेंगे जो चनौदा का गांधी आश्रम है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कब इस पे ताला लगाया गया, कब इसको सील कर दिया गया था, तो 2 सितंबर 1942 को इसको सील कर दिया गया था। तो इस चनौदा आश्रम से होता क्या था, यहाँ पे खादी के वस्त्र तैयार होते थे और पूरे क्षेत्र में यहाँ पे बांटे जाते थे, जिससे लोगों को यहाँ पे स्वरोजगार भी मिलता था। साथ ही साथ क्रांति का एक गढ़ भी बन गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 सितंबर 1942 को इसको अंग्रेजों के द्वारा सील कर दिया गया। ठीक है, ऋषभ पंत यहाँ पे हाल ही में क्या है, उत्तराखंड सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए और बहुत ही सरल भी है, याद हो जाना चाहिए आपको। ऋषभ पंत क्या है, क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं इंडिया के लिए, टेस्ट कह लीजिए, वनडे कह लीजिए या 2020 कह लीजिए। तो ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उत्तराखंड के। 5वां है यहाँ पर सीतूर्ण मेला। तो देखिए सीतूर्ण मेला या सीता माता महायज्ञ ये कहाँ होता है, देखिए जोशीमठ में। और जोशीमठ के भी कहाँ, बाढ़ गांव में या बड़ा गांव में, बाढ़ गांव या बड़ा गांव, ये लिख लेंगे आप डायरेक्ट वन लाइनर में, बाढ़ गांव या बड़ा गांव में ये मेला होता है। अगला है यहाँ पर नाम राम सिंह चौहान। देखिए आजकल हाल ही में चर्चाओं में ये नाम है। 101 साल के हैं और अभी तक ये जीवित हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि राम सिंह चौहान क्या थे, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। साथ ही साथ ये गढ़वाल राइफल्स में भी सिपाही रहे हैं। और कहाँ से संबंध है इनका, बागेश्वर जनपद से इनका संबंध है। तो प्रश्न बनते हैं कई बार कि आज़ाद हिंद जो फौज है, कई बार आपने परीक्षावाणी में भी देखा होगा, वहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड हैं। तो एक नाम यहाँ पे देखिए राम सिंह चौहान, एक जीवित है इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 101 साल की इनकी उम्र हो चुकी है और आज़ाद हिंद फौज के साथ साथ गढ़वाल राइफल्स के भी ये सिपाही रहे हैं। हरियाली जागड़ा मेला, देखिए हरियाली जागड़ा मेला कहाँ होगा, महासू मंदिर में। महासू मंदिर हनोल, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है महासू मंदिर हनोल। और यहाँ पर ये कब होगा, 30 अगस्त को। तो 30 अगस्त को यहाँ पर मेला होगा और पर्यटन जो हमारे मंत्री हैं सतपाल महाराज जी ने इसको सफल बनाने के लिए क्या किया, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो हरियाली जागड़ा मेला महासू मंदिर हनोल में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे जम्बोज ऑफ द एज। ठीक है, ये एक पुस्तक है, एक पुस्तक है जिसको लिखा है संजीव कुमार, लिख लेंगे आप संजीव कुमार चड्डा जी ने। ठीक है, संदीप कुमार चड्डा जी ने लिखा है। और इसका विमोचन किसने किया है, रस्किन बॉन्ड ने किया। और हाल ही में क्या हुई है, इस बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा किया गया। देखिए ये जम्बोज ऑफ द एज, यहाँ से कई प्रश्न हमारे पास सामने निकल के आएंगे। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न ना बने, क्योंकि देखिए संजीव कुमार चड्डा, अगर हो सकता है ये बुक अगर रस्किन बॉन्ड ने लिखी होती तो प्रश्न महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता, लेकिन लिखी है संजीव कुमार चड्डा जी ने और यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने क्या किया, इसका विमोचन किया। और इस पुस्तक में क्या बताया गया, हाथियों के संरक्षण के बारे में बताया गया। तो हाथियों के संरक्षण से रिलेटेड यहाँ पे देखिए फैक्ट कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। देखिए 12 अगस्त को क्या है, क्या मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही साथ देखिए 12 अगस्त को 2 दिवस और महत्वपूर्ण है, देखिए ये आप नोट कर लेंगे, संस्कृत दिवस। ठीक है, संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, लिख लेंगे विश्व संस्कृत दिवस। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इस पुस्तक से हमारे सामने 3 फैक्ट निकल के आ गए। पहले तो ये रस्किन बॉन्ड ने विमोचन किया, चलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। संजीव कुमार चड्डा जी ने ये पुस्तक लिखी है, चलिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बुक किस पे है, हाथी पे है, तो हाथियों के संरक्षण पे, तो हाथियों के संरक्षण पे है। तो हाथी दिवस कब है, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को 3 दिवस मैंने आपको बता दिए, संस्कृत दिवस हो गया, विश्व संस्कृत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया और विश्व हाथी दिवस हो गया। तो तीनों आप लिख लेंगे शॉर्टकट में। देखिए ऐसे नहीं लिखना आपको कि विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। सीधे लिखिए 12 अगस्त, 3 यहाँ पे एरो कर दीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व संस्कृत दिवस, और यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक 12 अगस्त के अगले दिन क्या मनाया जाता है, 13 अगस्त को एक महत्वपूर्ण दिवस और है। 13 अगस्त को यह है अंगदान दिवस, विश्व अंगदान दिवस। तो थोड़ा इसको कैसे याद रखेंगे आप, देखिए 12 अगस्त को मैंने संस्कृत दिवस बताया ना आपको, तो हमारे अंग अंग में संस्कृत का क्या होना चाहिए, वास होना चाहिए। अंग अंग में हमें क्या करना है, संस्कृत को बसाना है। तो 12 अगस्त को संस्कृत दिवस, 13 अगस्त को फिर क्या हो गया, अंगदान दिवस। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पे उदय उमेश ललित। ठीक है,
तो उदय उमेश ललित क्या है, देश के 49वें 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ठीक है, बनाए क्या गए हैं अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। उदय उमेश ललित से पहले कौन है, NV रमणा। NV रमणा ये क्या है, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये 26 अगस्त को क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं 26 अगस्त को। तो अभी हैं कुछ दिन बाकी, 10 दिन बाकी हैं। और उदय उमेश ललित उसके बाद क्या बनेंगे, हमारे 49वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। हालांकि उदय उमेश ललित का जो कार्यकाल है वो भी कम ही होगा और नवंबर में ये लगभग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो उदय उमेश ललित 49वें मुख्य न्यायाधीश। करंट में अगर कोई एग्जाम होता है तो वहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे 10वां है पदांग मैदान। ये मैदान हाल ही में चर्चाओं में रहा है और इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया सिंगापुर ने। सिंगापुर ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया। ये क्यों फेमस है थोड़ा सा देखेंगे हम इस स्थान को। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जब सिंगापुर गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था, पडांग मैदान या पदांग मैदान। तो सिंगापुर में है, ये ध्यान रखेंगे आप। और जब सिंगापुर ने हाल ही में अपना क्या बनाया, राष्ट्रीय दिवस मनाया। तो सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस कब है, 9 अगस्त को मनाया जाता है सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस। और 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से आज़ाद हुआ था। और यहाँ पर जब इस बार राष्ट्रीय दिवस मनाया गया तो उन्होंने पदांग मैदान को क्या कर दिया, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो देखिए प्रश्न बन जाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे डायरेक्ट क्या पता प्रश्न बन जाए कि सिंगापुर का राष्ट्रीय दिवस, वैसे आते नहीं है, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न बन जाता है तो आपके लिए एक बोनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में कुछ मतलब इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ सकते हैं। कई बार क्या होता है एग्जाम में आपके सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो कई बार आपके डिफिकल्ट जो प्रश्न होते हैं आपने पढ़े हुए रहते हैं तो वो आपको वहाँ पे स्कोर करवा देते हैं। तो पदांग मैदान आपको ध्यान रखना है सिंगापुर। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि सिंगापुर की राजधानी कहाँ है। इस प्रकार के छोटे मोटे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। सिंगापुर मलेशिया से 1965 में अलग हुआ था, तो मलेशिया की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। तो मलेशिया की राजधानी भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सिंगापुर की राजधानी भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिल्कुल भी कहीं देखना नहीं है, गूगल में सर्च नहीं करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना है। अगर आप नए अभ्यर्थी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11वां यहाँ पे सुशील एवं मनीषा यहाँ पर नाम आया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया है। सुनील छेत्री को चुना गया। ये नाम आप वैसे भी सुनते ही होंगे, कई बार ये नाम चर्चाओं में रहता है। सुनील छेत्री सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं इंडिया के, और 2021-22 के लिए इनको अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। वहीं अगर महिला वर्ग में बात करें तो देखिए महिला में मनीषा कल्याण को इन्होंने क्या किया है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर यहाँ पे चुना है। तो शॉर्टकट में लिखना है आपको, ऐसा पूरी कहानी नहीं लिखनी है। बस देखिए यहाँ पे सुनील छेत्री लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, मनीषा कल्याण लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर। 21-22 के लिए ब्रैकेट पे आप 21-22 लिख दीजिए वर्ष, बस ऐसे पूरी कहानी नहीं लिखनी है। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अगर आप हिस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं तो देखिए मात्र 450 रुपये में वहाँ पे हिस्ट्री का कोर्स है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं एक बार इस हिस्ट्री के कोर्स को, तो आपको मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड में कहीं और इतिहास की तरफ कहीं और भागने की जरूरत है। बाकी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली गई है ऐप में, तो उत्तराखंड 360 ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।